अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ उज़्मा एजाज खान। न्यूज़ कैफ़े में मैं और मेरी टीम आपको कहेगी खुश आमदेद एंड अ वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप अपने घर बैठे हैं, आपको सुबह बखैर, मुबारक हो। आज का दिन, आपका दिन किस तरह से शुरू होगा, क्या प्लानिंग्स है आज के दिन के हवाले से, क्या करना है, ये सब आप लोगों ने सोच के रखा होगा। लेकिन चूंकि सुबह सुबह शुरुआत होती है तो सबसे पहला प्रेशर ये होता है कि यार जल्दी से या तो नाश्ता कर लें या जो जो छोटे छोटे काम है वो कर लें। अगर अभी बच्चे सो रहे हैं, बच्चे स्कूल चले गए, या वो हजरात जो निकल के जा चुके हैं, उसके बाद उनके जाने के बाद 9 सवा 9 का टाइम ऐसा होता है कि आप या तो टीवी ऑन करते हैं और अपने छोटे मोटे रोज़मर्रा के उमूर जो है वो निपटाना शुरू कर देते हैं। और जिन लोगों को बहुत अर्ली निकलना होता है, जैसे कि हम लोग होते हैं, तो हमारा काम भी बिल्कुल उसी तरह शुरू होता है। लेकिन हमारे घर में सब सो रहे होते हैं जब हम उठते हैं तो, और हम उठते हैं फिर वही अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से अपने दिन का आगाज़ करते हैं। आप लोग भी यकीनन ऐसे ही करते होंगे और एक अच्छी दुआओं और अच्छी मोहब्बतों और प्यार और खुलूस के साथ अपने घर से निकलते हैं ताकि हमारे रास्ते आसान हो, हमारी मंजिलें आसान हो। आप सबके लिए भी यही बात मैं हमेशा रोज़ कहती हूँ और यही कहना चाहती हूँ कि जब अपने घर से निकलें तो दुआएं लेके निकलें, दुआएं दे के निकलें। जनाब, आज जो सड़कों पे आज मुझे कुछ ट्रैफिक थोड़ा सा थमा हुआ लगा, थोड़ा कम लगा कल के मुनासिबत से, क्योंकि कल मुझे जो था वो बड़ा एक रश लग रहा था, सड़कों पे बड़ा ट्रैफिक था। उसकी शायद रीज़न ये थी कि कल भी हफ्ते का पहला दिन था, लेकिन इनिशियली अभी तो स्टार्ट है हफ्ते का, लेकिन होता है कभी बहुत ज़्यादा, कभी कभार हमारे टाइमिंग के फ़र्क होते हैं। हम कभी 2 मिनट पहले निकल जाते हैं या 3 मिनट बाद निकलते हैं, तो हमें फिर उस किस्म का ट्रैफिक रास्तों में मिलता है, क्योंकि लोग बहरहाल जो स्कूल टाइमिंग होती है वो यही होती है अर्ली। मेरी अगर तबीयत के हवाले से पूछें तो मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा नासाज है, लेकिन आई एम स्टिल हियर फॉर यू पीपल, लाइक कि कोई अच्छी चीज़ आप तक पता लगे, आपको पता लगे, आप तक पहुँचे। लेकिन जो वेदर है वो बेसिकली बहुत अजीब सा वेदर हुआ हुआ है। थोड़ी सी ठंडक भी रात को हो रही है, खुनकी भी हो रही है रात में, लेकिन जो तबीयत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। फ्लू इन्फ्लुएंजा जो है वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। अपने आप को सेव करें। हालांकि मेरा गला ख़राब है, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि मैं अपने ड्रिंक्स में थोड़ा सिट्रस का इस्तेमाल करूं, उससे थोड़ा सा आपको गले को रिलीफ मिलता है। सॉरी तो वो बहरहाल ये इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। मौसम बदलता है, चीज़ें बदलती हैं, तबीयतें बदलती हैं, लेकिन थोड़ा आराम का ख्याल रखें, रेस्ट करें, बहुत ज़्यादा अपने आप को एक्सर्जन में मत डालें। जो लोग बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, मैं वैसे बेसिकली बहुत फ्री को एक्सरसाइजेस की, तो उसको थोड़ा सा कम कर लें। और जब तक आप अपनी फॉर्म में ना आ जाएँ, बॉडी आपकी फॉर्म में ना आ जाए, थोड़ा सा आप रेस्ट मूवमेंट में अपने आप को उस पैरामीटर्स के अंदर रखिए। अब कुछ बात करें मौसम, जैसे कि मैं मौसम के हवाले से ही कर रही थी, तो मुल्क भर में मौसम की सूरत हाल अप एंड डाउन हो रही है, लेकिन तेज़ हवाओं का सिलसिला शुरू होगा 8-9 नवंबर के हवाले से बात की जा रही है। और ये कहा जा रहा है कि जो बलाई इलाके हैं वहाँ पे बर्फ़बारी का भी इम्कान है। हम ये कहते हैं कि जी कराची में ठंड किस वक्त आती है, जब कोयटा में सर्द हवाएं चलती हैं, लेकिन ये जो बीच का मौसम होता है ना, जब सर्दी शुरू होने वाली होती है और शुरू नहीं हो रही होती, ये जो है वो बीमारियां लेके आता है। इसमें भी आपको थोड़ा सा वार्म अप करके रखना है। अपने एसीज़ को बंद कर दीजिए, क्योंकि एसी डायरेक्टली हिट करते हैं आपके जो है वो दिमाग को हिट करते हैं, उससे आपको नेज़ल कंजेशन होती है, उससे आपके ईयर जो है वो आपको तकलीफ देने लगते हैं, और फिर वो सारा सबब आपकी बॉडी एक के ऊपर आता है। पंखे को भी उतना चलाएं जितना वो जहाँ आपको गर्मी ना लगे। कोशिश करें कि खिड़कियाँ खोल के रखें, लेकिन खिड़कियों से भी वो डस्ट पोल्यूशन इतनी ज़्यादा हो रही है कि उसकी वजह से आप कर नहीं पा रहे कि किस तरह से आप काम करें। आई एम सॉरी, क्योंकि मुझसे बात उस तरह से हो नहीं पा रही, मैं इतने फ्रीक्वेंट बोलती हूँ कि, लेकिन मेरा गला बार बार खुश्क हो रहा है। आप कुछ बात करें अगर आज हमारा टॉपिक क्या है, क्योंकि चीज़ें और बहुत सारी हैं कहने के लिए। मैं आपको एक बात सिर्फ ये बताती चलूँ कि थिंकर होते हैं ना, उनके लिए थोड़ा सा एक मशवरा ये है कि वो उतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग ना किया करें, अपने बेसिक्स को देखें। लेकिन मैं दूसरों के लिए कहती हूँ कि जो ओवर थिंकिंग करते हैं उनसे थोड़ा सा डरें, क्योंकि ओवर थिंकर जो होता है वो अपने बहुत सराउंडिंग्स को देख के और बहुत पहलुओं को अपने आप को देखता है और अपने आप को पहचानने की कोशिश करता है। उसके पास वो सारे पहलुओं के जवाब होते हैं जो शायद आपको पता नहीं होते। ये वो एक थॉट होता है जो मैं आपसे रोज़ाना शेयर करती हूँ, और मेरे ख्याल में मेरी जो आवाज़ है वो मेरा इतना साथ नहीं दे रही कि मैं ज़्यादा बात कर सकूँ, लिहाजा मैं टॉपिक की जानिब आती हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ से
माइग्रेट कर रहे हैं। लेकिन मेरे साथ मौजूद हैं शाहजेब रईस साहब, उनका मैं इंट्रोडक्शन आपको कराऊंगी। डिटेल इंट्रोडक्शन। स्पार्क फाउंडेशन के वो ओनर है और वो लोगों की इमिग्रेशन करते हैं, स्टूडेंट के हवाले से, यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से, स्किल्स इमिग्रेशन के हवाले से क्या क्या क्वालिटीज़ हैं। क्योंकि मेरी आवाज़ साथ नहीं दे रही तो मैं पहले उनसे ही जानना चाहूँगी, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। मैं चाहूँगी थोड़ा सा आप अपने हवाले से बताएं, फिर मैं थोड़ी सी अपनी आवाज़ ठीक कर लूँ, देन आई विल कम टू यू। थैंक यू। अच्छा, हमारी इमिग्रेशन का जो नाम है वो बेसिकली स्पार्क वीज़ा कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड है और हमारी एक दूसरी फर्म है जिसका नाम है SBS एजुकेशन कंसल्टेंट्स। अच्छा। ये बेसिकली हमारे दो ब्रांड्स हैं जिसमें हम एक स्किल्ड इमिग्रेशन में डील करते हैं और दूसरे ब्रांड से हम स्टूडेंट वीज़ा में डील करते हैं। तो बेसिकली इमिग्रेशन में हमने जब 2014 में इसकी फाउंडेशन रखी थी तो स्टार्ट में तो हमने इसकी स्किल्ड इमिग्रेशन स्टार्ट की थी ऑस्ट्रेलियन और कैनेडियन इमिग्रेशन के हवाले से। अच्छा, क्योंकि मेरा अपना बैकग्राउंड जो थोड़ा सा काउंसलिंग के हवाले से रहा, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में काउंसलिंग का मेरा एक शोबा है, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स में मेरी काफ़ी इंगेजमेंट्स रही, तो मुझे आइडिया ही होता था कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली बच्चों को एक गाइडलाइंस नहीं मिलती कि वो कहाँ पर जाएं या क्या करना चाहिए उनको। तो जब मैं इस फील्ड में आया तो मुझे एक आइडिया हुआ कि बच्चों को सही गाइडलाइंस हम प्रोवाइड अच्छी तरह से कर सकते हैं, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे करियर के लिए। यही इंपॉर्टेंट है बेसिकली। दैट्स राइट। तो फिर हमने ये अपने स्टार्ट किया इसको स्पार्क कंसल्टिंग को, और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास काफ़ी प्रोफेशनल्स भी आते हैं और स्टूडेंट्स भी आते हैं अपनी गाइडलाइंस के लिए। वो तमाम प्रोफेशनल जो पाकिस्तान के बाहर जाना चाहते हैं अपने फैमिली के साथ स्किल इमिग्रेशन पे, और वो तमाम स्टूडेंट्स जो अपना बैचलर मास्टर्स अपना प्रोग्राम कंप्लीट करना चाहते हैं बाहर ममालिक में, तो उन तमाम लोगों को हम हेल्प कर रहे हैं तकरीबन पिछले 10 साल से। ठीक है। अब मैं आपके हवाले से नाज़रीन बताते चलूँ कि शाहजेब रईस बेसिकली स्पार्क कंसल्टिंग जो वीज़ा कंसल्टिंग एजेंसी है, इनकी कंपनी है, इसके ऊपर ये काम करते हैं। और इनके जो इनका वर्क पोर्टफोलियो है वो ये है कि ये आपके सीवीज़ भी, प्रोफेशनल सीवीज़ भी तैयार करते हैं, फ्रीलांस ही काम कर रहे होते हैं। और जहाँ तक बात काउंसलिंग की आ रही है, ये मैं आपको बताते चलूँ चूँकि मुझे इस हवाले से बड़ी डिटेल्स पता है कि जो पाकिस्तान के, ओब्वियसली अगर हम कराची के हवाले से बात करें तो जो यहाँ के जो बेस्ट स्कूल्स हैं, यहाँ पे करियर काउंसलिंग के बाकायदा जो अपॉइंट किए हुए लोग होते हैं, उनकी अपनी जो है वो एक बड़ा एक जो उसकी उनकी अपनी एक तरबियत होती है इस हवाले से। और वो चाहे वो कराची ग्रामर स्कूल हो, चाहे वो अच्छे जितने भी बड़े स्कूल हैं वहाँ पे आपको करियर काउंसलर मिलेगा, और चाहे लाइसियम हो या और जितने भी बड़े बहुत ही इलीट स्कूल्स हैं पाकिस्तान के, और शायद और आसपास सराउंडिंग में भी अभी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा आ गई है कि बच्चों को बेसिकली पढ़ना क्या चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ होता ये कि हम जिस फील्ड में जा रहे होते हैं हमें खुद नहीं पता होता, घर में किसी ने बता दिया रुझान है या नहीं है, लेकिन जो करियर काउंसलर होता है वो आपको बताता है कि आपके पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं फॉर द फर्दर फ्यूचर, और आप अपने बेटरमेंट के लिए, चाहे आपको मुल्क में रहना है या मुल्क से बाहर जाना है, तो आप कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो उन्हें अवेल कर सकते हैं। तो शाहजेब का ताल्लुक भी इसी तरह, शाहजेब ने काम इसी तरह से शुरू किया और फिर डे बाय डे उन्होंने अपने आप को इंगेज किया फॉर फर्दर इमिग्रेशन, चाहे वो स्किल्स में हो, चाहे वो बेसिकली यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स को वो लेके जाते हैं और वहाँ पर उनका एडमिशन कराते हैं। जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो UK हो, चाहे वो कनाडा हो, चाहे वो US हो, वहाँ पे उन बच्चों का एडमिशन होता है पाकिस्तान के थ्रू। यहाँ की यूनिवर्सिटी से उनकी जो डॉक्यूमेंटेशन होती है वो प्रॉपर वहाँ कराई जाती है। फिर उनकी जो उनके वीज़ाज़ का सिस्टम होता है वो उनको टेक केयर करते हैं। और साथ साथ स्किल्स इमिग्रेशन में आ जाती है। स्किल्स में क्या होता है, जो हमारे जैसे कि नर्सेज हैं, जैसे कि डॉक्टर्स हैं, और ये तो वो हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं। नर्सेज में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनकी स्किल्स में आ जाती है, कुछ शेफ्स हैं, कुछ जिन्होंने कुलिनरी के कोर्सेज किए हुए होते हैं, और साथ ही साथ कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हैंडीमैन होते हैं जिनकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो शाहजेब उनके ऊपर भी काम करते हैं। और शाहजेब के पास और बहुत सारे ऐसी जो वीज़ाज़ हैं जिनको वो आज बताएंगे, हमारे साथ शेयर करेंगे, जो अभी शायद इतने पॉपुलर नहीं है। US के हवाले से बात करें, क्योंकि जो पाकिस्तान की इस वक्त माशी सूरत हाल है, लोग इतने परेशान हैं और उनके पास सिर्फ एक सवाल होता है। अगर मैं आपको थोड़ी गिनती बताऊं तो पिछले शायद 11 महीनों में तकरीबन 9.5 लाख लोग यहाँ से मूव ऑन कर चुके हैं। इसमें पूरे ख़ानदान शामिल है। एज, अगर आपको एज लिमिट के हवाले से बताती चलूँ तो कैटेगराइज है, यानी कि 18 साल से वो बच्चा जो A लेवल्स कर रहा है, अब वो A1 में आया है, तो A1 में आने के बाद भी वो माइग्रेट कर सकता है रिगार्डिंग लाइक स्टूडेंट के थ्रू और इनके थ्रू करके यूनिवर्सिटी में। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो A2 कंप्लीट भी करे। साथ ही साथ जो स्किल्स के ऊपर अगर बात आती है, यानी हम यूनिवर्सिटीज़, यानी ये वो एज ग्रुप है
या यानी 18 साल से लेके 22 साल तक, जहाँ पे आपको बैचलर्स, ए लेवल्स और मास्टर्स के ऊपर जाना होता है, और उसके बाद 40 साल से लेकर 45 साल की एज एक ऐसा एज ब्रैकेट है जिसमें लोगों को ये लगता है कि उनके पास बड़े ही कम चांसेस है और उनको मूव ऑन कर जाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद वो एज लिमिट से क्रॉस कर जाएंगे। फिर उसके बाद एक एज आती है कि 50 से 55 साल की उम्र की, जिनको ये लग रहा होता है कि शायद हमारे पास अब कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। ये सारे सवालात हमें देंगे शाहजेब रईस जी। शाहजेब, मेरे ख्याल में चूंकि मुझे मेरा गला ख़राब था तो मैं वो डिटेल्स आपकी बता नहीं पा रही थी, तो आई थिंक मैंने ब्रीफली आपका जो एक इंट्रोडक्शन था वो मैंने नाज़रीन के साथ करा दिया। अब आपने अपना इंट्रोडक्शन बताया, अब आप मुझे ये बताइए कि इस वक्त जो सबसे ज़्यादा लोगों का रुझान है वो किस जगह पे है? अच्छा, आपने वैसे बड़ा अच्छा इंट्रोडक्शन दिया, बड़ा डिटेल इंट्रोडक्शन दिया, काफ़ी चीज़ें इसमें कवर हुई। और देखें, अभी जो जहाँ तक रुझान की बात है ना, सिर्फ हमारे पास स्टूडेंट्स आए या कोई भी प्रोफेशनल आए, सिर्फ एक सवाल होता है कि आप किसी भी कंट्री में डील करते हैं, बस आप हमें बाहर भेज दें। अच्छा। तो उनका कोई रुझान किसी स्पेसिफिक कंट्री में नहीं है, उनका रुझान सिर्फ यही है जो आपने स्टैटिस्टिक्स शेयर की है कि इतने सारे लोग पाकिस्तान से मूव ऑन हो चुके हैं यहाँ से। तो उसकी वजह ये है कि यहाँ पर जो एक इकोनॉमिकल कंडीशन चल रही है पाकिस्तान की, तो हर पर्सन यहाँ से, वो इवन प्रोफेशनल हो या वो स्टूडेंट हो, वो कहते हैं बस हमें आप किसी ना किसी तरह बस बाहर भेज दें। अच्छा, समटाइम्स उसका ये होता है कि वो गलत रूट की तरफ चले जाते हैं जी। जैसे जो कश्ती डूबने का मामला भी हुआ इटली में, जो इतने सारे स्टूडेंट्स वहाँ पे डूबे। स्टूडेंट्स से ज्यादा वो बेचारे वो लोग थे जो लॉन्चों में भर के चले जाते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल्स भी थे जो लॉन्च में मौजूद थे। तो उसकी वजह यही है कि हमारे यहाँ मतलब डेस्परेट जो इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ है, अनसर्टेनिटी बहुत हो गई हमारे अपने कंट्री में, जिसकी वजह से लोग बोलते हैं कि आप किसी भी कंट्री आप हमें भेज दें, बस भेज दें। तो बेसिकली हमारी जो असेसमेंट होती है, वो स्टूडेंट वीज़ा हो या वो स्किल्ड इमिग्रेशन हो, तो वो प्रोफाइल के एतबार से होती है कि कोई भी प्रोफाइल हमारे पास आता है तो उसमें हमारे मुख्तलिफ स्टेप्स हैं असेसमेंट के। हमारा पहला स्टेप ये है कि हम कोई भी प्रोफेशनल हमारे पास आते हैं स्किल्ड इमिग्रेशन के लिए, तो हम सबसे पहले उनसे सीवी मंगवाते हैं कि आप हमें सीवी ईमेल कीजिए। हमारी असेसमेंट टीम है पूरी, वो 2 से 3 दिन का टाइम लेती है। वो उनको डिटेल में देखती है कि आया उनकी एजुकेशन क्या है, उनके एक्सपीरियंसेस किस फील्ड से रिलेटेड है, और उनके जो बाकी तमाम जो उनकी जो सर्टिफिकेट्स हैं, वर्कशॉप्स, कॉन्फ्रेंसेस, वो तमाम कहाँ पर ज़्यादा उनकी डिमांड हो सकती है। उसके एतबार में हम वो एक सेलेक्ट करते हैं उनके लिए कि हम ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा आपकी बेहतरी है, कनाडा में ज़्यादा है, या यूएस में ज़्यादा चांसेस हैं। तो उसके बाद फिर हम एक टाइम सेट करते हैं, मेरे साथ एक उनका अपॉइंटमेंट होता है, 30 मिनट का एक सेशन होता है जिसमें हम उनको तमाम गाइडलाइंस बताते हैं फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। उसमें एक सबसे पॉजिटिव चीज़ ये कि हम अपने क्लाइंट्स को तमाम स्ट्रेंथ और वीकनेसेस दोनों बताते हैं। अच्छा। यूजुअली कंसल्टेंट्स या जो और पाकिस्तान का एक कल्चर डेवलप हुआ है, वो ये सिर्फ अपने पॉजिटिव चीज़ें बताते हैं कि केस आप बस किसी तरह से रजिस्टर कर लें। लेकिन हमने चूंकि अपना ऑब्जेक्टिव जो 2014 से ये इसी तरह रखा हुआ है कि जितने भी हम अपने केसेस को डील करते हैं, तो हम सबसे पहले उनको बताते हैं कि आपकी केस की स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेसेस क्या हैं, ताकि क्लाइंट को अपना केस रजिस्टर करने से पहले दोनों चीज़ों का आइडिया रहे। इसके बाद उनकी सेटलमेंट वहाँ पर कैसे होगी, प्रोसेस में चैलेंजेस क्या आएंगे, तो वो आया सिर्फ स्टूडेंट हो या वो हमारे पास इमिग्रेशन क्लाइंट्स हो, तो हमारा प्रोसेस थोड़ा सा इस तरह का आइडिया हो जाता है कि जिसमें हमने अपनी जो परसेंटेज कैलकुलेट की है वो टोटल 27% है कि जिसमें हम केसेस टेकअप करते हैं। हम 73% जो भी हमारे पास प्रोफाइल्स आते हैं उनको हम रिफ्यूज कर देते हैं। अच्छा। उसकी वजह ये कि जो आपने बड़े स्कूल्स का जो नाम लिया था कि वहाँ पर करियर काउंसलिंग का बड़ा जो रुझान है, तो इसी तरह का कुछ हमने भी अपना शोबा बनाया हुआ है कि हम सिर्फ हम उन लोगों के साथ काम करेंगे जो जिनके पास वाकई बेहतर प्रोफाइल है, अपना सक्सेस रेशो बेहतर रखने के लिए। वरना अगर हम हर तरह के प्रोफाइल टेकअप करते रहेंगे। लेकिन शाहजेब, मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगी, मेरे पास सवाल अभी बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये सवाल से रिलेटेड सवाल है कि अगर आप सिर्फ उन्हीं का करेंगे जिनके हाई प्रोफाइल है, वो तो सर्वाइव फिर भी पाकिस्तान में कर लेते। असल मसला तो इस वक्त उन लोगों का है जो नहीं हाई प्रोफाइल, और अगर उनके पास कुछ भी पैसे हैं, वो ये समझते हैं कि उसको लगा के वो बाहर निकल जाए। तो उनका केस तो आपको 50-50% चांसेस होते हैं कि ये डूब भी जाएगा। उनके लिए क्या आपके पास सजेशंस होते हैं या उनको कैसे बाहर भेजाते हैं? अच्छा, देखिए, हाई प्रोफाइल की बात नहीं हुई थी यहाँ बात हुई थी कि एलिजिबिलिटी बन जाए। अच्छा, हमारे यहाँ जो ब्लू कॉलर जॉब वाले लोग हैं, जैसे जो टीवी आर्टिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट, या और बहुत सारे ऐसे ऑक्यूपेशंस हैं, हमारे इलेक्ट्रिशियंस हैं, प्लम्बर्स हैं, इस तरह के जितने भी ऑक्यूपेशंस हैं ना, उनके लिए भी बेसिकली एक पूरा शोबा है और उसमें भी ये अप्लाई कर सकते हैं इमिग्रेशन के लिए। इवन ऑस्ट्रेलिया उनके लिए बड़ा अच्छा है, कनाडा है। और मैं आपको बताता हूँ, हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो जो हम लोग इनवाइट करते हैं किसी भी अपने प्लम्बर को या किसी भी इलेक्ट्रिशियन को घर पे इनवाइट करते हैं, तो बड़ा एक नॉमिनल चार्जेस के अंदर वो काम हो जाता है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा उसकी डिमांड भी है और उनके चार्जेस भी हैं। तो उसके आपने बिल्कुल सही सवाल किया कि हम उनको रिफ्यूज़ नहीं करते,
हम ये देखते हैं कि वो एलिजिबल हैं या नहीं उस चीज़ के लिए। ठीक है। तो हमारा जो रेशो है बेसिकली 27%, वो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो एलिजिबिलिटी में आते हैं। अब वो इवन जो स्किल्ड वर्कर्स हों या वो ब्लू कॉलर जॉब पर्सन्स हों, लेकिन उनके पास अपने डिप्लोमा, सर्टिफिकेशंस, आइल्स के स्कोर्स, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ एजुकेशन इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिसकी वजह से उनकी अपनी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। अब आप किसी भी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, यूएसए, तो ऑब्वियसली उनको एक स्पेसिफिक आइल्स का स्कोर रिक्वायर्ड है या कोई भी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का एग्जाम रिक्वायर्ड है। तो हमारे यहाँ वो एक्सपोजर नहीं है कि किसी का अच्छा स्कोर्स आ सकें हमारे यहाँ जो ब्लू कॉलर जॉब वाले लोग हैं। तो ऑल दो उनके लिए भी बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है बाहर मोबाइल में, और उसमें भी हम लोग डील कर रहे होते हैं। तो दोनों तरह के केसेस हैं, लेकिन अगेन इंपॉर्टेंट यही चीज़ है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उनका किसी तरह से मीट हो जाए तो ही सिर्फ उनके केसेस लिए जाएं और फिर उनके ही आगे सक्सेस होने के चांसेस। शाहजेब, हम पहले यहाँ आते हैं कि आपने अभी ये डिटेल सिर्फ कंपनी के हवाले से हमने आपको इंट्रोडक्शन किया, सवालों की तो एक तादाद है जो मैं आपसे पूछूंगी, ब्रेक पे हमें जाना है। मुझे जानने से पहले आप ये बताएं कि व्हाई यू पीपल आर लाइक, एक तो आप क्लेम करते हैं कि आपका जो सक्सेस रेट है वो 100% है, कहते हैं कि अवार्ड विनिंग है, तो ये क्या सीन है, जरा इसके बारे में बताएं। बिल्कुल, आपने बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किया। अच्छा, 100% तो वर्ल्ड में कोई भी चीज़ नहीं होती है, हम कहीं पर भी अपना ये क्लेम करते ही नहीं है कि हम 100% काम कर रहे हैं। 100% सिंसियरिटी ज़रूर है हमारी, ठीक है। हम जो प्रोफाइल पे काम करते हैं किसी की भी, तो 100% श्योरिटी के साथ करते हैं कि वो जो हम अपनी असेसमेंट देंगे वो बहुत क्लोज होगी कि आपका आउटकम आ सकता है या नहीं, ठीक है। लेकिन जो हम केसेस लेते हैं वो मैंने आपको उसकी परसेंटेज बताई। और दूसरी चीज़ ये कि जो आपने अवार्ड विनिंग की जो बात की, तो अवार्ड विनिंग इसलिए कि अभी हमें रिसेंटली लास्ट मंथ में जो है हमें 10 साल की अपनी कंप्लीटेशन के ऊपर एक अवार्ड विन किया हमने, कारकर्दगी पे। ये बिल्कुल ऐसा ही है। तो हमारी जो हाईएस्ट सक्सेस रेशो था उसके जो 10 साल का रेशो है हमारा, तो हमारे जो क्लाइंट्स या जो हमारे कंज्यूमर्स पिछले साल जो 10 साल के थे उन्होंने हमें वोटिंग्स दी थी, और हमारी जो इमिग्रेशन फर्म उनको बेस्ट कंसल्टेंसी का अवार्ड मिला था। बहुत ज़बरदस्त। नाज़रीन, अगर आप लोग भी बाहर जाना चाहते हैं और आप लोग चाहते हैं कि जो क्वेरीज आपके दिमागों में है आप जानना चाहते हैं, सोचना चाहते हैं कि हम किस तरह से निकले, तो शाहजेब हमारे साथ मौजूद हैं। आप जान सकते हैं कि आपको मूव ऑन करने के लिए क्या क्या चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या आपकी डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए और क्या आपके थिंकिंग थॉट्स हो सकते हैं। यू कैन कॉन्टैक्ट विद शाहजेब रईस। शाहजेब साहब, आपने आपकी जो एक्सपर्टीज़ है वो आपने बताई, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएस के हवाले से आप काम कर रहे थे, और मेन जो आपकी एक्सपर्टीज़ हैं वो आपकी एजुकेशन में, जो आप कंसल्टेंसी देते हैं स्किल्स में, और बिजनेस में आप काम नहीं करते, बिजनेस में बिल्कुल नहीं करते। तो यू कैन नॉट लाइक वो जो एक अभी एक हवा चली थी कि जी आप जो है अगर आप 40 इयर्स के हैं, 45 तक की आपकी एज जो है वो 40 to 43 भी आपके होती है, और उसके बाद से आप ये एक बड़ा रुझान आया बताओ, और अभी भी है कि इसके अंदर आपके पास जो जमा पूंजी है वो आप उसको लिक्विड करें, या आप उसके सेट दिखाएं, या आप अपना शो करें, और उसके बाद जो आपकी कंसल्टिंग कंपनीज हैं वो आपका एक पूरा मैप बना देती हैं रिगार्डिंग लाइक योर बिजनेस, और आप मूव ऑन कर जाते हैं, और आप उसके बाद आपको तकरीबन $7,000 तक का आपका एक का वीज़ा होता है, और उसके ऊपर आप 4 साल काम कर सकते हैं, उसके बाद 4-5 साल, और फिर वो 2 इयर्स का आपको दोबारा जाता है। डू यू थिंक कि ये फीजिबल होता है, लोग जो ये करके जाते हैं? अच्छा, उसमें जितने भी बिजनेस इमिग्रेशन प्रोग्राम है ना, अनफॉर्चुनेटली उसमें इस तरह से है कि तकरीबन $1 लाख मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है किसी भी कंट्री के लिए। अच्छा, ड्यूरिंग द कोविड हमने एक इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम्स में स्टार्ट किया था, वो था टर्की का इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम था, सिटीजनशिप बाय, बहुत लोग गए उसमें, बहुत गए। तो उसमें 2,50,000 जो USD उसमें अमाउंट रिक्वायर्ड होता था, वहाँ पे आपको कोई प्रॉपर्टी बाय करनी होती थी। तो हमारा B2B वहाँ पर मौजूद था, वहाँ पर जो टर्की में एक रियल एस्टेट के साथ, तो हम प्रॉपर्टीज़ वहाँ पर बाय करवाते थे लोगों को, और उसके बाद पूरी फैमिली को विद इन द 90 डेज वो विद फैमिली आपको सिटीजनशिप मिल जाती थी टर्की की। तो वो एक हम जो बिजनेस इमिग्रेशन में डील करते थे। इसके अलावा जो आपने वीज़ा बताया, इसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतनी फिजिबिलिटी बनती है बिजनेस इमिग्रेशन। उसकी वजह ये कि कोई अपना इतना बड़ा सरमाया या अमाउंट वो लिक्विडेट करके जा रहा है यहाँ से पाकिस्तान से किसी भी दूसरे कंट्री में, अनसर्टेन है कि वो उस कंट्री में जाता है तो सेटल होता है या नहीं होता है। तो उसके बाद भी उसको वो टेम्परेरी इमिग्रेशन मिल रही है, क्योंकि 2 साल का वीज़ा मिलता है, और आता है और आपकी उस फिजिबिलिटी रिपोर्ट पे मिलता है वीज़ा आपको कि आपने यही कुछ करना है वहाँ जाकर जो आपने यहाँ बिजनेस प्लान में अपना दिखाया था। जी बिल्कुल। अब आप वहाँ पर जाके अगर आपका प्लान चेंज हो गया, अगर आपने हो सकता है फेक दिखा, क्योंकि इमिग्रेशन एजेंट जो है वो चीज़ें आपको, वो जैसे बहुत सारों से मेरी बात हुई, वो कहते हैं कि जी फर्ज करें एक बड़ी कंपनी आपके शेयर्स उसमें दिखा दिया, यू नो, बिल्कुल, तो वो आप उस बिजनेस का पार्ट हो गए, वो उन्होंने वहाँ शो कर दिया। अब आपने जाके वहाँ वो बिजनेस करना है, और 75,000 की जो आपके पर एनम आपको इनकम शो करनी है, ऐसे कुछ है। और अगर वो नहीं होता तो फिर उसमें आपको 2 एम्प्लॉय भी रखने हैं। तो आपका इसके ऑपोजिट आपका क्या प्लान होता है जो आप कहते हैं कि वो सक्सेसफुल है?
देखिए इसमें तो जो सबसे पहले आप प्लान की बात कर रही है ना, उसमें अगेन देखें आपका एक्सपीरियंस पाकिस्तान में किसी और बिजनेस का रहा, ठीक है, लेकिन कोई भी एजेंट या कंसल्टेंट आपको वो बिजनेस टेक ओवर करके दे रहा है अमेरिका में या किसी भी कंट्री में जिसमें आपका एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन फॉर द टाइमिंग आपकी इमिग्रेशन का प्रोसेस करने के लिए आपको ऐसे किसी बिजनेस में मतलब हैंड ओवर कर देता है कि जिसका आपको एक्सपीरियंस नहीं है, तो वहाँ जाके और आपका प्लान चेंज हो जाता है तो आपका अगला बिजनेस वीजा रिन्यू नहीं होगा या परमानेंट रेजिडेंसी में कन्वर्ट नहीं होगा। इसके अगेंस्ट में आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि हमारे पास ऐसा क्या ऑप्शन या सोल्यूशन अवेलेबल है, तो वो अभी हम डिस्कस करेंगे यूएस इमिग्रेशन को। तो उसमें एक प्रोग्राम है EB2 NIW। तो हमारे पास बिजनेस कम्युनिटी में एक पूरा पार्ट है EB2 NIW में। वो तमाम लोग जो अमेरिका के हमारे पास E2 वीज़ा के लिए आते हैं या EB5 वीज़ा के लिए आते हैं, वो तमाम लोग हमें आजकल अप्रोच कर रहे हैं EB2 NIW में। तो उनके अभी तक हमारे पास 8 सक्सेस स्टोरीज हैं, हम तकरीबन 8 लोगों का वो केस कर चुके हैं। EB2 NIW बेसिकली ये है क्या चीज़? ये बेसिकली EB2 का तो मतलब है एम्प्लॉयमेंट बेस्ड। ठीक है, ये एम्प्लॉयमेंट बेस्ड, ये 5 स्ट्रीम्स थी अमेरिका की और वो बहुत पुराना प्रोग्राम है। ये स्किल्ड इमिग्रेशन प्रोग्राम है बेसिकली। अच्छा। और अभी इन्होंने 2016 में एक चेंज ये किया कि इसमें NIW लेकर आए। NIW का मतलब ये नेशनल इंटरेस्ट वेवर। अब उन्होंने क्या किया कि जो EB1, EB3, EB4, EB5 इसमें आज की डेट तक भी वहाँ के किसी एम्प्लॉयर से ऑफर लेटर रिक्वायर्ड है, यानी कि अगर आप EB1 से लेकर EB5 तक किसी में भी जाते हैं तो वहाँ के किसी एम्प्लॉयर से आपको ऑफर लेटर रिक्वायर्ड है, उसके बाद आपकी इमिग्रेशन होगी। लेकिन स्पेसिफिकली EB2 में वो जो कि एक प्रोफेशनल्स जिनकी 16 ईयर्स एजुकेशन 5 ईयर एक्सपीरियंस है, उन तमाम लोगों के लिए उन्होंने NIW की स्ट्रीम लेकर आए वो कि अगर आपका प्रोफाइल उनके नेशनल इंटरेस्ट में आता है तो आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगी आपकी एक्सपीरियंस की, आपको वहाँ के किसी एम्प्लॉयर की ज़रूरत नहीं है, और उसके बाद वो आप यहाँ से अपना एजुकेशन और एक्सपीरियंस दिखाएं और आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री में स्किल्ड इमिग्रेशन की बेसिस पे मूव हो सकते हैं। ठीक है, ये बेसिकली छोटा सा इसका इंट्रोडक्शन है। अच्छा ठीक है, ये अभी जो हम बड़ा तेजी से देख रहे हैं कि ये लोगों में इस वीज़ा की अवेयरनेस आ रही है, इससे पहले नहीं था। आपने कहा कि काफ़ी टाइम से था, लेकिन इसमें अमेंडमेंट की गई है ना, और ये अमेंडमेंट की गई है ऑलमोस्ट आई थिंक 6-8 महीने पहले, और उस ये 2016 में हुआ था। 2016 में, लेकिन लोगों को अभी भी नहीं पता। तो ये 2022 के बाद से जो मैंने भी जो सुनना शुरू किया, लेकिन मुझे भी इतनी इसके बारे में मालूमात नहीं थी। अब जब आज मैंने थोड़ा सा डिटेल पढ़ा तो मुझे पता लगा कि देयर इज समथिंग, कुछ हो रहा है इसके ऊपर का। अच्छा, उसमें ऐसा है कि ये 2016 में अक्रॉस द वर्ल्ड ज़रूर स्टार्ट हो चुका था जी, लेकिन पाकिस्तान को उन्होंने बाकायदा तौर पे ऐड किया उस लिस्ट के अंदर अक्टूबर 2021 में। और ये फरवरी 2022 में 4 महीने रिसर्च करने के बाद जब हमने पाकिस्तान में लॉन्च किया है तो अब लोगों में इसकी अवेयरनेस आ गई है। बहुत सारे कंसल्टेंट्स पाकिस्तान में अवेलेबल हैं, लेकिन फरवरी 2022 में इसको स्टार्ट करने वाले मतलब पहले पाकिस्तानी कंसल्टेंट हम लोग थे। अच्छा। EB2 NIW को। तो अब अभी हम कंटिन्यूसली जब लोगों से बात करते हैं, अब लोगों में जो अवेयरनेस आती चली जा रही है, तो लोग हमेशा अक्सर हमें यही बोल रहे होते हैं कि सबसे पहला एडवर्टाइजमेंट हमने EB2 NIW का आपका देखा था 1 साल पहले। ठीक है। तो ओल्डेस्ट कंसल्टेंट्स में से हम EB2 NIW के, और अब तक अल्हम्दुलिल्लाह हम कोई पिछले 1.5 साल में कोई 700-800 हमारे पास रजिस्ट्रेशन हैं, जो केसेस हमारे ऑनगोइंग हैं। तो EB2 NIW जो है वो बेसिकली वो आपको क्या देता है? मैं अगेन वही आ रही हूँ, एक आम आदमी अगर आपके पास आता है और आप उसको सजेस्ट करते हैं कि EB2 NIW की तरफ जाओ, किन बेसिस के ऊपर आप किसी को भी, यानी अगर 4 लोग आए हुए, एक बेचारा सब्जी वाला है, एक नॉर्मल स्किल्स वाला है, एक बहुत हाई प्रोफाइल्ड है, मतलब पढ़ा लिखा बंदा है, और एक जो है वो कोई समझें कि कोई घरेलू खातून है, 4 लोग आपके पास आए, आप इन चारों को किस तरह से इस कैटेगरी में डालेंगे? अच्छा, जहाँ स्किल्ड की बात होती है ना, तो जो स्किल का मतलब ये कि आपके पास एक सर्टेन एजुकेशन होना जरूरी है और उसके साथ एक्सपीरियंस होना जरूरी है। क्राइटेरिया वही मैं इसके मैकेनिक्स क्या है? मैं अब उसी पे आता हूँ। तो बेसिकली मैकेनिक्स ये है कि अकॉर्डिंग टू द US ऑफिशियल वेबसाइट इसके 2 तरह के क्राइटेरियाज दिए हुए हैं। एक एडवांस डिग्री है जिसमें 16 इयर्स एजुकेशन के साथ 5 ईयर एक्सपीरियंस की जरूरत है, जो पाकिस्तान में मास्टर्स कहा जाता है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन जो वर्ल्ड वाइड उसको जो मतलब बैचलर्स कहा जाता है। जो दूसरा क्राइटेरिया वो एक्सेप्शनल एबिलिटीज का। एक्सेप्शनल एबिलिटीज में वो तमाम लोग हैं कि जिनके पास कंपैरेटिवली एजुकेशन कम है, इवन इंटरमीडिएट है या मैट्रिक है। हमारे पास अभी एक सिटी से, पाकिस्तान के बड़े सिटी से, वहाँ से हमारे पास एक क्रिकेटर है हमारे साथ एसोसिएटेड है। अच्छा। PIA के पायलट्स हैं हमारे पास इस तरह से एसोसिएटेड है। तो वो इस तरह के जो लोग जिनके पास एजुकेशन कम है लेकिन ट्रेनिंग्स बहुत ज्यादा है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो है आपका कंट्रीब्यूशन। आपने अपनी फील्ड में कितना कंट्रीब्यूट किया। तो कंट्रीब्यूट में आपने 10 साल, 15 साल, 20 साल अगर अपनी इंडस्ट्री को दिए, और इवन आपके कोई एजुकेशन नहीं भी है, ये उन लोगों के लिए भी प्रोग्राम है बेसिकली EB2 NIW।
तो आपने जो सब्जी वाले की बात की तो ऑब्वियसली उसके पास वो एजुकेशन नहीं होगी, या जो आपने हाउस वाइफ खातून की बात की थी तो उनकी वो एजुकेशन नहीं होगी, लेकिन कुछ ना कुछ अगर वो एग्जेम्प्टेड है, वो उनका नहीं हो सकता, लेकिन वो किसी के डिपेंडेंट जा सकते हैं। अब अगर ऑब्वियसली उनके कोई हस्बैंड अच्छी एजुकेशन उन्होंने ली हुई है, या वो कोई टीवी आर्टिस्ट है, या कोई वो प्लम्बर है, या कोई मैकेनिक है। आपका बड़ा जोर है वैसे टीवी आर्टिस्ट असल में चूंकि आप मेरा भी लेकिन आप लोग भी देख लीजिए नाज़रीन, बड़ा जोर है, मस्ट हैव टू कम देयर एंड यू शुड एटलीस्ट जाके तो देखें क्या कहते हैं। क्योंकि टीवी आर्टिस्ट में देखता हूँ कि बड़ी मेहनत करते हैं पाकिस्तान में, तो वो बाहर भी अपना करियर बना सकते हैं और उसके बाद पाकिस्तान को भी सर्व करें। जो आपने स्टार्ट में बात की थी कि आपको बड़ा अफसोस होता है उन तमाम लोगों से जो पाकिस्तान के बाहर जाना चाहते हैं। देखिए अफसोस हमें भी हो रहा होता है कि पाकिस्तान में ब्रेन ड्रेन हो रहा है, लेकिन हम ये जरूर कहते हैं कि आपके जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, आपको स्टडीज लेनी है, आपको बाहर ममालिक में कुछ टाइम स्पेंड करना है, लेकिन पाकिस्तान वापस आए, पाकिस्तान आके सर्व करें। आई थिंक कोई आता है ब्रेन ड्रेन जो होता है, ये जो बीच में खला आ जाएगा ना, ये 10 साल का, और उसके बाद 40 साल से लेके लोगों का एक खला जो कि पूरी फैमिलीज जा रही हैं, और ये जो 18 साल से 22 साल तक के जो बच्चे हैं, आप 25 भी कर लें उसको, 18 से 24 के दरमियान, इतना बड़ा ये यूथ का गैप जो आएगा, अल्लाह ना करे कि हम इस चीज़ से सफ़र करें, लेकिन हम भी क्या करें। जो इस वक्त पाकिस्तानी हालात हैं वो बहुत तकलीफ दें हैं, और लोगों को ये बड़ा इजी एक्सेस, लेकिन मैं आपको बता दूं नाज़रीन, बिल्कुल आसान नहीं है किसी दूसरे मुल्क में रहना। मैं आपको सच कह रही हूँ, गधों की तरह काम कर, 5 बजे सारे उठते हैं, और जो उनकी रेस लगती है, फिर वो रेस ख़त्म होती है रात 8 बजे, और वो बिस्तर पे होते हैं, फिर सुबह 5 बजे उठते हैं। मैं राइट? बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर ऐड करूँगा इसमें कि मेरे पास जो 10 साल से जितने भी मैंने क्लाइंट्स, एटलीस्ट मैं 10, 12, 15 क्लाइंट्स डेली बेसिस पे देख रहा होता हूँ, तो कभी भी मेरे पास कोई भी ऑब्जेक्टिव ये नहीं लेकर आया कि मेरी पाकिस्तान में सैलरी 5 लाख रुपए है, मुझे 10 लाख रुपए अर्न करने में, इसलिए बाहर जाना चाहता हूँ। सिर्फ 2 इशूज़ हैं कि आपको एक तो सिक्योरिटी चाहिए बाहर, जो पाकिस्तान में मौजूद अनफॉर्चुनेटली नहीं है, और दूसरी चीज़ है बच्चों के अच्छे मुस्तकबिल और के एक लिए। और मैं आपकी बात काट रही हूँ, मैंने जिससे भी बात की, चाहे वो कितनी मुशक्कत कर रहा है, मैं उनको कहती हूँ पाकिस्तान आएंगे, सब कहते हैं नो, नहीं आएंगे। तो ये मुझे ना ये समझ नहीं आती। हम पाकिस्तान में रहते हैं, हम इतने खुशकिस्मत हैं कि हमें इतनी हाउस हेल्प मिली हुई है, हमें हमारे ड्राइवर्स, हमारे जो कोई नॉर्मल भी आम से आप जो थोड़ा सा गरीब तबका भी है, उसके पास भी आपको हाउसमेड मिलेगी, आपको उसकी जो हेल्पिंग हैंड्स हैं वो आपको मिलेंगे, आपको दूध वाला आपके घर आता है, आप मतलब ये सारी चीज़ें सोचें, वहाँ पे आपको हर चीज़ के लिए खुद जाना है, तो ये वो चीज़ें। लेकिन पीस ऑफ माइंड शायद हर बंदा चाहता है, हर एक चाहता है कि इस दुनिया, और फिर सबसे बड़ी बात ये कि जो आपकी अर्निंग कैपेसिटी है ना, वो यहाँ के मुकाबले में वहाँ शायद ज़्यादा है, और उस वहाँ पे जिन हालों में आप अपनी जो लाइफ स्टाइल है वो बेहतर तौर पर गुजार सकते हैं। शायद मेरी कोशिश ये है कि मैं हर पैरामीटर को कवर कर सकूं, ताकि मेरे जो देखने वाले हैं वो ज़रूर इससे अपने आप को रिलेट कर सकें। एक एक करके आऊँगी, लेकिन एक सवाल मेरे जहन में बहुत है, कोई मुझे किसी ने पूछा था, और वो ये था कि जिसके पास B1 B2 है अमेरिका का वीज़ा, वो क्या करे, क्या वो ये जो EB2 NIW जो है इसके ऊपर वो जा सकता है, या उसको फिर थ्रू आउट नए सिरे से वीज़ा को अप्लाई करना पड़ेगा? अच्छा, EB2 के लिए अभी तक हमारे पास जो क्लाइंट्स आ रहे हैं ना, मैंने एक आइडिया ये किया कि तकरीबन 15 से 20% लोग वो लोग हैं कि जिनके पास B1 B2 ऑलरेडी मौजूद है। अच्छा। या वो अप्लाई करने की तरफ जा रहे हैं उसको। तो अक्सर यही सवाल मेरे सामने आ रहा है कि क्या हमें B1 B2 पे पहले अप्लाई कर देना चाहिए, या हम इमिग्रेशन अप्लाई करें, ठीक है, या हम इमिग्रेशन पाकिस्तान से रहते हुए अप्लाई करें, या हम B1 B2 पे पहले अमेरिका चले जाएं, उसके बाद EB2 अप्लाई करें। तो उनके लिए सबसे बेहतरीन रिस्पॉन्स यही है मेरा कि अमेरिका में बेसिकली EB2 के लिए जो काउंसलर प्रोसेस है, जिसके लिए आपको इंटरव्यू में वहाँ पे अपेयर होना होगा एम्बेसी में, ठीक है, उसका क्यों ज़्यादा लंबा है अच्छा एज कम्पेयर पाकिस्तान या किसी भी कंट्री के। ठीक है। तो अब अगर जिसकी पिटिशंस अप्रूव हो जाती हैं, इसके बेसिकली 3 स्टेप्स हैं, यानी ये कर सकते हैं आपके ख्याल में। अगर कोई 8-9 या महीने या साल के लिए, 1.5 साल के लिए जा रहा है, तो वो वहाँ से भी अपने आप को इस प्रोग्राम में शामिल कर सकता है? बिल्कुल, वहाँ से शामिल कर सकते हैं। पिटिशन, बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो हमारे साथ एसोसिएटेड हैं, पिटिशंस उनकी पाकिस्तान से चल रही हैं, ठीक है, और उसके बाद वो वहाँ पर अपना, आपके ख्याल में कि अगर वो यहाँ से अप्लाई करके और फिर चले जाएं, अगर यहाँ से अप्लाई करके और फिर चले जाएं, और वो प्रोसेस चलता रहे, और दे हैव कनेक्टेड विद ईच अदर, सो डू यू थिंक इट इज ओके? बिल्कुल, दोनों तरह से कंडीशंस हैं वो। इवन हमारे पास ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, तकरीबन 12 से 15 कंट्रीज से क्लाइंट्स हमारे साथ एसोसिएटेड हैं EB2 NIW में। सिर्फ डिफरेंस ये आता है कि आपके जो दोनों जो स्टेप्स हैं, पहला स्टेप आपकी डिग्री इक्विवेलेंसी का है, उसके बाद आपकी पिटिशन का प्रोसेस है, तो दोनों स्टेप्स सिमिलर ही हैं किसी भी पूरी दुनिया में किसी भी कोने में हो, इवन वो US में मौजूद हो। ठीक है, सिर्फ जो डिफरेंस आता है वो 3rd स्टेज में आता है। अच्छा। 3rd स्टेज में जो काउंसलर प्रोसेस है, जिसमें आपका इंटरव्यू कंडक्ट होगा, तो उसमें अगर कोई क्लाइंट पाकिस्तान से मूव ऑन हो गया है अमेरिका में, या किसी भी कंट्री मूव हो गया है,
तो हम एक चेंज ऑफ एड्रेस का एक फॉर्म फिल करते हैं और वो हम एम्बेसी को जमा करा देते हैं ताकि वो इंटरव्यू वो वहीं से कंडक्ट करें। तो अगर कोई B1 B2 पे पाकिस्तान में मौजूद है और अगर वो काउंसलर प्रोसेस के लिए अमेरिका जाना चाहते हैं तो वो अपने इंटरव्यू के लिए क्यू में वहां से लग सकते हैं। हमें सिर्फ एक वो फॉर्म सबमिट करना होता है चेंज ऑफ एड्रेस का, वो आप सबमिट करवाएं। मुझे जल्दी जल्दी से मैं 2-4 सवाल ऐसे हैं जो लोगों के आए हुए हैं मेरे पास। मुझे एक चीज़ और ये बताइए कि ये जो वीज़ा है इसमें कैटेगरीज कौन कौन सी हैं, इसके अंदर आप अगर आप जाते हैं, अगर आपका अप्रूवल एक तो कितने टाइम में आता है, ये मुझे सवाल है। दूसरा ये कि जाके आपने जैसे कहा कि 6 वीक्स में कुछ ऐसी भी वो है उसमें आपका ग्रीन कार्ड भी आ जाएगा, तो ये हर कैटेगरी में तो नहीं होगा ना। अब जो जा रहा है उसको वहाँ जाके करना क्या होगा, और ये वीज़ा क्या 4 साल का है, 5 साल का है, या अगर आपको 6 हफ्ते में अगर ग्रीन कार्ड मिल जाता है तो फिर तो इसकी थोड़ी मुझे जो है ना वो मैं आपको स्टैटिस्टिक्स बता देता हूँ। 12 से 18 महीने टोटल ड्यूरेशन है इस वीजा का। जब आपका कोई भी केस रजिस्टर होने जा रहा है, जी प्रोसीजर टाइमलाइन बता रहा हूँ आपको मैं, 12 से 18 महीने का है, जिसमें पिटिशन भी शामिल है और वीजा एप्लीकेशन, ये काउंसलर प्रोसेस भी इंक्लूड है। दूसरा सवाल आपने किया कि वीजा कितने साल का है, तो ये बेसिकली 5 इयर्स का वीजा है और आपको 4 साल स्पेंड करने हैं यूएस में वहीं, और वापस नहीं आना। नहीं, आप अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं, मल्टीपल वीजा होगा, लेकिन 5 साल में से 4 साल किसी तरह कंप्लीट करने हैं आपको। तो उसके बाद यानी कि आपके पास लेवरेज 12 महीने का है, तो आप पाकिस्तान भी आ सकते हैं, जा सकते हैं, और उसके बाद आप सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल हो जाएंगे अगर आप 4 साल वहाँ पे स्पेंड कर लेते हैं। ठीक है। तीसरा सवाल आपका ये था कि आपने जो वहाँ पर 6 वीक्स की बात की कि 6 वीक्स में भी ये तमाम लोगों के लिए होता है। अच्छा जी, क्योंकि ये भी लॉटरी सिस्टम है? नहीं, कोई लॉटरी सिस्टम नहीं है। जिसकी पिटिशन अप्रूव हो गई, पिटिशन एक बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, आप नेक्स्ट सवाल करेंगे तो मैं उसमें इसको कवर मुझे ये बताइए, क्योंकि जो आपने पिटिशन की बात की वो पिटिशन है क्या चीज? ये बेसिकली जो पिटिशन है ना, ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है और उसकी बेसिस पे हम जो फर्स्ट हमारी मीटिंग हो रही होती है, हम वहीं पे असेसमेंट पूरा कर लेते हैं कि इनकी किस हद तक पिटिशन स्ट्रांग बन सकती है और किस हद तक अप्रूवल के चांसेस हैं। ठीक है। क्योंकि पिटिशन एक ऐसा जो मतलब इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कि अगर आपकी पिटिशन अप्रूव हो गई तो आपका समझ लें पूरा इमिग्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अच्छा। 90% ऑफ इमिग्रेशन कंप्लीट हो जाता है आपका। अच्छा। पिटिशन के जो अंदर इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ये लग जाता है कि यहाँ 90% कंप्लीट हो गया है? कंप्लीट हो गया अगर आपकी पिटिशन अप्रूव हो जाती है। और फिर वहाँ जब जाते तो अप्रूवल वहाँ से आता है? नहीं, अप्रूवल आपका यहीं से ही आ रहा है। अप्रूवल आपका यहीं से आ रहा है। आप जब यहाँ से जाते हैं तो आप अपना एड्रेस कंफर्म करते हैं वहाँ पर, और विद इन द 6 वीक्स आपके तमाम फैमिली मेंबर्स के ये आपको कैसे पता लगेगा कि आपने कहा कि पिटिशन 90% जो है वो ओके है, और फिर वो मतलब अप्रूवल सबका नहीं आता होगा ना, या यहीं पे रहते हुए सबका अप्रूव हो जाता है? नहीं, सबका अप्रूव नहीं मैं होता। यही बात पूछ रही हूं। अप्रूवल रेट अकॉर्डिंग टू द यूएस ऑफिशियल वेबसाइट 90.38%। अच्छी अप्रूवल रेट, जो कि बहुत बेहतर है। बहुत बेहतर और अभी जो मैं बात कर रहा था आपसे कि जब पिटिशन अप्रूव हो जाती है तो पिटिशन के अंदर वैसे जो यूएस के जो वेबसाइट में मेंशन है कि जिसकी 16 ईयर एजुकेशन 5 ईयर एक्सपीरियंस हो, लेकिन जो हमारा असेसमेंट प्रोसीजर है वो हमारा थोड़ा डिफरेंट है। हम ये देखते हैं कि फॉर्मल एजुकेशन तो हो, लेकिन उसके साथ साथ अपनी ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, वर्कशॉप्स, कॉन्फ्रेंसेस क्लाइंट ने कितनी अटेंड की है। और फिर अच्छा यहीं पे मैं आती हूँ कि जैसे आपने मीडिया के हवाले से लोगों की बात की, उनका चेहरा उनकी पहचान होता है, उनको कहाँ ले। देखिए 3 चीजें, एक तो हो गया मीडिया के वो लोग जो आर्टिस्ट होते हैं, जो टीवी के लोग होते हैं, उनके लिए क्या क्राइटेरिया है। एक वो लोग होते हैं जो आपके बैक एंड पे काम कर रहे होते हैं, जैसे प्रोड्यूसर्स हो गए, ये सारे, इनके लिए क्या क्राइटेरिया है। अगर तो उनके बैचलर्स है खाली तालीम, और फिर इनसे रिलेटेड और बहुत सारे टेक्नीशियंस हो गए, ये सारे लोगों को बहुत सारे लोग देख रहे हैं और उनके दिल में है ये बात मैं पूछूं। और एक वो लोग होते हैं जो बहुत ही स्ट्रांग उसके ऊपर जिनका ताल्लुक होता है जर्नलिज्म से, जो आपके हाइप्स के साथ जा रहे हैं, ठीक है, या जो आपका स्क्रीन फेस है, जो जर्नलिज्म से उनका और गवर्नमेंट से उनका गहरा ताल्लुक है, उनको नॉर्मली भी वीजा आसानी से मिल जाता है। उनके लिए क्या प्रोसीजर है? सबसे पहले तो आप थोड़ा से आइएगा कि जो प्रोड्यूसर्स हजरात हैं उनके लिए क्या तरीकाकार है, वो किस तरह से इस वीजा को अवेल कर सकते हैं? अच्छा, जो सबसे पहले तो मतलब ये मैं ज़रूर बताऊंगा कि तीनों ही ऑप्शंस अवेलेबल हैं इस तरह के तमाम लोगों के, जिनके आपने बात की, प्रोड्यूसर्स हजरात हैं, टीवी आर्टिस्ट हैं, या जो बैक एंड पे काम कर रहे होते हैं, तमाम वो टेक्नीशियंस, उन तमाम लोगों के लिए बड़े अच्छे अपॉर्चुनिटीज हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी हैं, कनाडा में भी है, इवन यूएस में भी है। सबसे बेस्ट कौन सी? सबसे बेस्ट ऑप्शन EB2 NIW का एक्सेप्शनल एबिलिटी प्रोग्राम है, जिसमें तमाम लोग एकोमोडेट हो सकते हैं। लेकिन एक्सेप्शनल में फिर वही बात आ जाती है ना, 50-50 आ गया। नहीं, 50-50 जरूर है, लेकिन आपकी जो ये इस तरह के तमाम लोग हैं जो टेक्नीशियंस रिलेटेड हैं, उनकी देखिए एजुकेशन का एक प्रॉब्लम है, ठीक है ना, ज़ाहिर है उनकी एजुकेशन अगर बहुत ज़्यादा हाई नहीं है एजुकेशन, तो EB2 NIW का एक्सेप्शनल एबिलिटी का प्रोग्राम बहुत बेहतर है उनके लिए, और उसमें सक्सेस रेशो बेहतर है, 50-50 वाला नहीं है। अच्छा। बहुत बेहतर है, डिपेंड करता है कि उन्होंने अपनी फील्ड से रिलेटेड कितने सर्टिफिकेट्स, वर्कशॉप्स की हुई, ऑल दो एजुकेशन और जो मतलब जो आपको एक्सपीरियंस होता है, सर्टिफिकेट होते हैं ना आपके, आपको दुनिया जानती है, तो वो एक्सपीरियंस कितना काउंट किया
जाता है अगर उन्होंने कोर्सेज भी नहीं किए हुए, डेफिनेटली वो स्क्रीन पे हैं या उनके पीछे, अब जैसे जो हमारे प्रोड्यूसर हजरात हैं उनका अगर फर्ज करें किसी का 15 साल का, किसी का 18 साल का एक्सपीरियंस, वो क्या करे? उनको अपने तमाम चैनल से एक्सपीरियंस लेटर्स लेने होते हैं और वो अपनी कंट्रीब्यूशन शो करनी होती है कि अगेन उन्होंने कितने क्या क्या सर्टिफिकेट्स उन्होंने किए हैं और किन किन चैनल्स पे कौन कौन सी पोजीशंस पे वो एलिवेट होते हुए अपग्रेड पोजीशन पे गए हैं। क्योंकि जाहिर है जो माशाल्लाह से आज एक्सपीरियंस अपना एज अ प्रोड्यूसर लेके मतलब बैठे हुए हैं तो उन्होंने स्टार्ट एक छोटी पोजीशन से किया होगा, तो उनका वो पूरी करियर की ग्रोथ। एज लिमिट का क्या इसमें क्राइटेरिया? जबरदस्त सवाल किया आपने एज लिमिट का। ऑस्ट्रेलिया कनाडा की जो स्किल्ड इमिग्रेशन प्रोग्राम है ना उसमें एज लिमिटेशन 45 है जी। लेकिन ये वाहिद EB2 NIW का प्रोग्राम है जिसमें कोई एज लिमिटेशन नहीं है। दैट इज ग्रेट। तो हमारे पास ऐसे भी बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिनकी 63 इयर्स एज है। अच्छा। तो अब उसमें फायदा यही हो रहा है कि उनके नंबर ऑफ इयर्स में बहुत ज्यादा है। ठीक है। उन्होंने ऑल दो एजुकेशन बहुत ज्यादा अच्छी नहीं ली हुई लेकिन अपनी फील्ड में कंट्रीब्यूशन उनकी बहुत ज्यादा है। 20 साल काम किया, 15 साल उन्होंने काम किया। वहां जाके करेंगे क्या? जो 63 इयर्स का होगा वो वहां जाके क्या करेगा? हमारे यहाँ देखिए पाकिस्तान में या एशियन साइड पे जो रिटायरमेंट एज है ना वो थोड़ी कम है, 60 इयर्स के ऊपर 65। दुनिया भर में नहीं है। वो कहते हैं कि इंसान अगर चल रहा है ना वो उनका तो ये क्राइटेरिया, अगर आपके अंदर हिम्मत है और आप चल रहे हैं, रिटायरमेंट की कोई एज नहीं। नाज़रीन आपको एक बता दूं कि उनके यहाँ जब CV जाता है ना उसमें एज मेंशन नहीं होती, तो इट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग। दैट्स राइट। तो इसलिए उसमें एज लिमिटेशन नहीं है इस प्रोग्राम में। और वहां जाके क्या करते हैं, देखें जब ये परमानेंट इमिग्रेशन प्रोग्राम है ना ये बड़ा डिफरेंट प्रोग्राम है नॉन इमिग्रेंट वीजा से। बिजनेस वीजा, स्टूडेंट वीजा, विजिट वीजा, ये तमाम वो वीजाज है जो नॉन इमिग्रेंट वीजाज हैं। लेकिन ये स्किल्ड इमिग्रेशन वीजा जो है ये परमानेंट इमिग्रेशन वीजा है। अब आप वहां जाके जॉब करें, बिजनेस करें, अपनी फील्ड में जॉब करें, ऑड फील्ड में करें, इट्स टोटली। अच्छा, इंडिविजुअल कोई लड़की भी अप्लाई कर सकती है? इंडिविजुअल बिल्कुल लड़की अप्लाई कर सकती है। अब बताइएगा कि इस वक्त सबसे इजीएस्ट वे, आपने 3 कंट्रीज की मुझे बात की, सबसे आसान रास्ता कौन सा है? सबसे आसान और सबसे जो हेल्पिंग है लोगों के लिए, वो कौन सा रास्ता है, किस कंट्री का? देखिए मैं ग्रेड करता हूँ तीनों कंट्रीज में, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, US, यही सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे। न्यूजीलैंड के लिए अक्सर लोग आते हैं लेकिन और बहुत सारे कंट्रीज हैं, लेकिन ये छोटे जनरेशन हैं। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, US इज अ बड़ा जो बिग जनरेशन। तो उसमें मेरी जो प्रायोरिटी है वो फर्स्ट नंबर पे इजी के हिसाब से बता रहा हूँ। इजी जो है वो ऑस्ट्रेलिया है, देन EB2 NIW, US इमिग्रेशन एंड देन कनाडा अब हो गया मुझे लग रहा है। दैट्स राइट। उसकी वजह ये है कि ऑस्ट्रेलिया बड़ा सिक्योर प्रोग्राम है। मैं अभी आपको पॉजिटिव चीजें बता रहा था लेकिन नेगेटिव पॉइंट US का ये है कि क्योंकि हम 10 साल से ऑस्ट्रेलिया कनाडा की इमिग्रेशन डील कर रहे हैं तो एक आइडिया ये हुआ कि US के साथ जब से हम एसोसिएटेड है ना पिछले 1.5 साल से, हमने आइडिया ये किया कि थोड़ा रिलेक्टेंट इमिग्रेशन प्रोग्राम्स होते हैं US के। इवन जो I-130 इमिग्रेशन प्रोग्राम है फैमिली इमिग्रेशन का, 15 साल लग जाते हैं उसका वीजा आने में। तो जिसकी वजह से बड़ा रिलेक्टेंट है अमेरिका और रिस्क बेस बहुत है। पिटिशन के अंदर अगर वो हमें अप्रूवल अभी 90.38% से भी दे रहा है ना, जब भी मेरे हिसाब से बड़ा उसका रेशो मतलब कम है मेरे एतबार से। उसकी वजह यही है कि उनका रेशो जो है वो अपना मतलब बड़ा फ्लक्चुएट करता है। लेकिन ये जो अभी आपने ये जिस वीजा की बात करी, NIW के हवाले से जो बात करी थी, अगर ये भी स्ट्रेच्ड हो गया तो इंसान तो भी लटक गया ना बीच में। बिल्कुल ऐसा ही है। आपने ये बड़ी अच्छी बात की, क्योंकि अभी मैं ये नाजरीन को जरूर एक चीज़ जो मैं कम्युनिकेट करूंगा कि EB2 NIW में अभी तक पूरी दुनिया से सिर्फ पिटिशंस अप्रूव हुई हैं, अभी तक कोई गया नहीं है। वीज़ा पाकिस्तान से, और मेरे पास इस टाइम पे तकरीबन 12 से 15 कंट्रीज से क्लाइंट्स मौजूद हैं, अभी तक किसी का वीज़ा नहीं आया है। ठीक है, उसकी वजह यही है कि जो पिछले साल क्योंकि पाकिस्तान ऐड हुआ था लिस्ट के अंदर और हमने जब इसको स्टार्ट किया पाकिस्तान में, तो अभी तक सिर्फ पिटिशंस अप्रूव हुई हैं। मेरे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनकी पिटिशंस अप्रूव हुई हैं लेकिन वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस अभी पेंडिंग में है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए कि अगर कोई ऑस्ट्रेलिया मूव ऑन होना चाहता है फैमिली के साथ, ये चीज़ें तो बड़ी मोटी मोटी पता है कि जी 45 एज लिमिट है और ये है, उसके पास इतना पैसा है, या वो ये करके वो आप किसी स्टूडेंट प्रोग्राम में अपने आप को इंडल्ज कर लें, और फिर ये भी एक तरीका है अगर आप अकेले हैं और फिर आप जाके अपने स्पाउस वीज़ा जो है वो आप उसको डाल दें और फिर आप जाके और फिर आप बहुत सारी चीज़ें जो हो सकती हैं। मुझे एक बात बताइए कि इसके ऊपर ये आपके पास एक क्लाइंट आएगा, उसने भी मुझसे यही सवाल पूछा कि आप पूछिएगा, उनकी 15 दिन बाद फ्लाइट है, ठीक है, हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे, फैमिली पूरी ऑस्ट्रेलिया में, दे आर जस्ट गोइंग टू, वो सिर्फ वेकेशंस पे जा रहे हैं और वो जा रहे हैं 2-2.5 महीने के लिए। अब अगेन कि वो भी यहाँ पे भी बड़ी एक पोजीशन है, वो मैं फिर मीडिया का नाम लूंगी तो फिर वो आ जाएगा, लेकिन वो बैक एंड के ऊपर एक बहुत जबरदस्त और एक बहुत बड़े इदारे के साथ, छोटे इदारे के साथ नहीं बड़े इदारे के साथ वाबस्ता है। अब वो वहाँ जा रहे हैं, बट उनका प्लान ये है क्योंकि जो उनकी फैमिली वहाँ है वो कह रहे हैं कि जी हम कुछ ना कुछ देखेंगे, कुछ करते हैं। उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकते हैं? एक तो वो जा रहे हैं भी विजिट वीज़ा पे,
क्या वो कर सकते हैं कि जिसकी वजह से वो वहाँ पे रुक जाएं और वो आगे मूव ऑन कर सके, ये आप मुझे बताएं। अच्छा, इसमें जो भी क्लाइंट हमें ये बात बताते हैं कि हमारी फैमिली वहाँ मौजूद है, इसलिए हमारी प्रेफरेंस है वो कंट्री XYZ कोई भी कंट्री, लेकिन मेरी जो असेसमेंट प्रोसीजर होता है वो उसकी प्रोफाइल के हिसाब से होता है। जी बिल्कुल। मेरे पास 4 फ्रेंड्स आते हैं, चारों एक यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए, एक ही तरह के एक्सपीरियंस लिए हुए, लेकिन हो सकता है मैं चारों को अलग कंट्री सजेस्ट करूं। हालांकि ऑल दो मेरे पास वो आए कि मुझे हम चारों लोगों को एक ही जगह जाना है। तो इस तरह से जैसा आपने उन साहब की जो बात की, तो उसमें इसी तरह से है कि पहले लिए मेरे लिए इंपॉर्टेंट होगा कि उनके लिए ऑस्ट्रेलिया की इमिग्रेशन का केस कितना स्ट्रॉन्ग है। मैं बता देती हूँ, फर्ज करें कि वो उनकी जो एजुकेशन है वो इतनी हाई नहीं है, ठीक है, लेकिन एक्सपीरियंस कमाल का और जो चीज़ें हैं वो कमाल की। अब यहाँ ये आ गया, जो उनकी वाइफ है वो शी वॉज टीचर, लेकिन बच्चे आउटस्टैंडिंग, ये वो सारी चीज़ें, मैं सिर्फ एक छोटा सा एक वो मिसाल बता रही हूँ। तो वो क्या करें फिर, यानी बेगम की जो तालीम है वो उनसे ज़्यादा है, लेकिन उनकी अपनी जो तालीम है वो तो अपनी जगह है ही है, लेकिन उनका एक्सपीरियंस कमाल का है, कमाल का एक्सपीरियंस, टेक्निकल प्रोडक्शन आउटस्टैंडिंग। वो क्या करें, वो जा उस जगह रहे। अब वो फैमिली वालों का ये है कि किसी तरह हम उनको यहाँ रोक लें। अब मुझे तरीका बताएं। अच्छा, जहाँ तक देखें बात रुकने की है तो वो तो पॉसिबल नहीं है। अच्छा, क्योंकि जो लोग विजिट वीजा पे वहाँ पर जाते हैं तो उनको तो जॉब्स वैसे अलाउ नहीं है। वो तो और ऑस्ट्रेलिया और कनाडा का एक मैटर भी वहाँ पर यही है कि वो बड़ी स्ट्रिक्टनेस रखते हैं उन लोगों पे जो विजिटर वीजा पे वहाँ पे आ रहे हैं कि वो लॉन्ग स्टे ना करें या किसी दूसरे वीजा पे ट्रांसफर ना। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे मैं बहुत फ्रीक्वेंटली मूव करती हूँ, मुझे 2-2 साल का वीज़ा मिलता है और मैं उसमें लिखा होता है कि अगर मैं चाहूँ तो अपने आप को किसी कोर्स में इंडल्ज कर सकती हूँ, उसमें लिखा होता है, बिल्कुल कर सकती है। और ठीक है, आप उस कमाई के लिए आप उसमें नहीं होते, लेकिन मुझे ये पता है कि मैं कहीं जा रही होती हूँ तो लोग मुझे ऑफर कर रहे होते हैं कि आप जो है कैश पे काम कर लें या ये कर लें। तो आपको ऑन दी अदर हैंड आपको चीज़ें मिल रही होती हैं, यानी अगर आपकी डेली वेज है, जो आपका जो डेली के आपके पैसे हैं वो अगर आपको $22 पर आ रहे हैं तो वो आपको कैश पे $15 से $18 मिल रहे हैं। हाँ, तो लोग करते हैं इस तरह के। और अगर आपके, मैं आपको बता रही हूँ, 2 साल का आपका वीजा है, लोग कर रहे होते हैं काम, करते हैं बहुत सारे लोग। अंडर द टेबल बहुत सारी चीजें हो सकती हैं वहाँ जाने के बाद, क्या आप किसी तरह से इलीगली वहाँ पर रुके रहे वहाँ पर, लेकिन अगर हम लीगली बेस को देखते हैं कि उनके पास ऑप्शन क्या अवेलेबल है इमिग्रेशन के लिए, तो उसमें अगेन ये कि एजुकेशन उनकी जो प्रोड्यूसर, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की कैटेगरी लिस्ट है, ठीक है, तकरीबन 500 प्लस कैटेगरीज हैं ऑस्ट्रेलिया की, और उसमें प्रोड्यूसर भी नहीं है, अब आ गया होगा ना, क्योंकि मैं तो बड़े जमाने से इसमें काम कर रही हूँ। दूसरी बात ये कि वहाँ पे हमारे एक और मीडिया इंडस्ट्री के हमारे बहुत बड़े एक प्रोड्यूसर हैं, वो वहाँ पे SBS टीवी को हेड कर रहे होते हैं, और यहाँ कर मेरी उनसे काफ़ी दफ़ा बात होती है। वो कहते हैं कि अब ये एंकर शंकर ख़त्म, ये मीडिया से ऑब्सोलीट हो गए, क्योंकि जो मैकेनिज्म है वो चेंज हो गया है। एक आखिरी सवाल मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, आखिरी सवाल ये है कि जो आपने कहा कि अगर हम विजिट वीज़ा पे गए तो हम उसको स्टूडेंट पे ला सकते हैं या नहीं ला सकते। मुझे जो ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेंट जो वकील है वो कहते हैं कि जी ला सकते हैं। नहीं, उसको आप वहाँ से रहते हुए नहीं कर सकते। आपको एक एग्जिट लेना होगा, उसके बाद आप विजिट वीज़ा से स्टूडेंट वीज़ा पे कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, हमारे पास US में भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी हैं, जो पहले विजिट वीज़ा पे गए उसके बाद वापस आए। बहुत बहुत शुक्रिया शाहजेब, हमने कोशिश की कि मैं अपने वो सारे सवालात आपसे पूछ सकूं जो सवालात मेरे नाजरीन के जहनों में है, क्योंकि हमारी कोशिश ये होती है कि हम आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव सा एक सेशन लेके आएँ, एक प्रोग्राम लेके आएँ, ताकि आपके दिलों में जो कोई क्वेरीज हैं किसी भी हवाले से, मुस्तकबिल में फ्यूचर के हवाले से, तालीम के हवाले से, मूवमेंट के हवाले से, माशरती हवाले से, माशी हवाले से, ताकि आप अपनी चीज़ें कुछ ना कुछ आप हमसे सीख सकें और हम कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे सकें। नाज़रीन, इसी तरह से हमारे प्रोग्राम के सिलसिले जारी रहेंगे। कल भी आप हमें इसी तरह से देखेंगे, एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ हाजिर खिदमत होगी, क्योंकि कल का टॉपिक भी बहुत इंतहाई अहम है। सो आप अपनी TV ट्यून अप करना ना भूलिएगा और सुबह टाइम से उठ जाइएगा, ताकि आप वो क्वेरीज जान सकें जो हम आपको बताना चाहते हैं। तो मुझे इजाज़त दीजिए, न्यूज़ कैफ़े में मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। मैं हूँ उज़्मा एजाज खान, पाकिस्तान जिंदाबाद।